कब लिया था ये गाड़ी और कितना टाइम हो गया। ब्रेकिंग इसका सॉलिड है। वो एक चीज जो मैं रिग्रेट करता हूँ इस गाड़ी के ऊपर वो हेडलाइट ही है। इसके आगे वाले टायर थोड़ा ज्यादा घिसते हैं। 3 चीजें ये गाड़ी में परफेक्ट है। हाँ, ब्रेक पैड्स दोनों चेंज हुआ है। खर्चा कितना वैसे सर्विसिंग में? तो एक दिक्कत ये है कि महिंद्रा का सेल्स एक साइड है, सर्विस एक साइड। फाइनल वर्डिक्ट बोल दो भाई कि गाड़ी लेना है नहीं लेना है। भाई लोग वेलकम टू माय चैनल ऑटोवान। आज मेरे पास एक मस्त गाड़ी है जो गाड़ी की रिव्यू मैं करूंगा आज, और वो छोटी मोटी रिव्यू नहीं है, वो है 50,000 किलोमीटर ओनरशिप रिव्यू। ये देख लो पहले मेरी गाड़ी भाई यहाँ पे खड़ी है, टैक्सी गाड़ी दिख रही है अपनी। पर आज मैं जो गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूँ ना, 50,000 किलोमीटर्स ओनरशिप रिव्यू, वो है द बिग डैडी स्कॉर्पियो एन। पचास 50,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी भाई। ये जो गाड़ी निकली थी पहले लॉट में निकली थी, ठीक है। ये गाड़ी बहुत चल चुकी है और इसका जो रिव्यू है 50,000 किलोमीटर ओनरशिप रिव्यू बहुत कम मिलेगा। बहुत कम लोग इसको 50-60,000 किलोमीटर से चला चुके हैं। पर ये मेरा जो दोस्त है वो काफ़ी रनिंग रहता है उसका, तो इसीलिए इसने चलाया है और इसका रिव्यू आज लेंगे कि भाई क्या दिक्कत आई है। 5 सर्विसिंग उसकी हो चुकी है, क्या मेजर सर्विस हुई है क्या नहीं, वो सब चीज़ें आप देखेंगे इस वीडियो में। 25,000 बुकिंग जो इसका था ना, वो था इंट्रोडक्टरी प्राइस में। तो ये जो गाड़ी आई ना इधर, ये इंट्रोडक्टरी प्राइस में ही आई। 25,000 बुकिंग जो हुई थी उसमें से एक गाड़ी मेरे दोस्त को इधर मिल गया। ही इज़ वन ऑफ द लकी गाइज जिसको मिला था ये 25,000 बुकिंग के अंदर ही। स्कॉर्पियो एन को बिग डैडी बोला जाता है भाई। देख लो सामने से स्टैंड कैसे दिखती है, इतनी ऊंची गाड़ी, इतनी ऊंची गाड़ी, इतनी चौड़ी गाड़ी। और ये सामने से ग्रिल देख लो और इसके टायर्स देख लो भाई, 18 इंचेस एलॉयज। और ये जब आई थी ना, ये मार्केट को एकदम से डिसरप्ट कर दिया था, एसयूवी मार्केट को, क्योंकि भाई सब कुछ दे दिया था इस गाड़ी में। इस गाड़ी के कंपटीटर्स जो हैं वो तो इसके सामने फीका ही पड़ गए पूरा। और इसके ऊपर सेगमेंट के जितने गाड़ी है ना, वो सेगमेंट को भी हिला दिया था इस गाड़ी ने। जब बनी थी इसकी हाइप, ये हाइप सही थी या नहीं थी वो देखना पड़ेगा आज। 50,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। क्या इशू आया, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, मतलब वो सब चीज़ें आज देखेंगे हम इस गाड़ी का रिव्यू लेके। जो लोग गाड़ी ये ख़रीद रहे हैं ना, या फिर जो लोग गाड़ी सोच रहे हैं ख़रीदने का, या फिर जो लोग इसको लिए हैं अभी अभी, उनके लिए तो ये बेस्ट वीडियो है, क्योंकि अभी सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। जितना ये कुछ भी इशू है गाड़ी में, क्या करना चाहिए, एक्सपीरियंस कैसा था सर्विस सेंटर का, सब कुछ डाल देंगे हम इस वीडियो में। चलो भाई, इसका जो ओनर वो यहाँ पर खड़ा है, मेरा भाई रमनजीत है इसका नाम। तो अब बताओ भाई, हम सब मेरे व्यूअर्स को बताओ कब लिया था ये गाड़ी और कितना टाइम हो गया और कौन सा मॉडल है ये? ये मैं लिया था 8 अप्रैल 2023 को। ये है ZL 4x2 डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट। ओके ठीक है, तो अब देखते हैं इसका पहले थोड़ा इंटीरियर देख लेते हैं, क्या क्या है क्या नहीं, इसके फीचर्स क्या क्या मिसिंग रहता है, या फिर कौन सा फीचर्स थोड़ा सा चाहिए था जो कि नहीं है इसमें, वो सब पहले देख लेते हैं अंदर बैठ के, फिर उसका टोटल ओनरशिप रिव्यू लेंगे। चलो अंदर भाई। पहले देखो तो अंदर घुसेंगे। अभी पहले अंदर घुसते जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैं मिस करता हूँ वो इसमें है रिक्वेस्ट सेंसर, जो कि एक्सयूवी में दिया नहीं भाई। छोटी मोटी गाड़ी में दे देता है, इसमें नहीं देता है। इसमें यहाँ पे भी है और उधर भी है रिक्वेस्ट सेंसर, तो दोनों में रिक्वेस्ट सेंसर दे के रखा है। अंदर बैठते हैं भाई। ये देख लो भाई लोग, ऐसे दिखती है डैशबोर्ड इसकी अंदर से। पूरा देखो ये सब चीज़ें जो दे के रखा है, ये लेदर दिया हुआ है। थोड़ा सा देखो अंदर से ऐसा नहीं कि पूरा लग्जरियस मिलेगा, क्योंकि ये देखो रगेड एसयूवी है, तो यहाँ पे अंदर से इतना मतलब लग्जरियस दे के नहीं रखा है। पर क्या क्या चीज़ें जैसे कि कुछ फीचर जो कि थोड़ा सा मिसिंग है, वो सब पूछेंगे भाई से कि कौन सा फीचर ऐसा लगा कि थोड़ा सा होना चाहिए था इस प्राइस रेंज में और मिला नहीं, और बाकी क्या क्या फीचर सबसे मोस्ट यूज़फुल है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो इसका पुश बटन यहाँ पे दिया है, एक बार पुश करने से ये थोड़ा अपना पावर ऑन होगा, फिर उसके बाद इग्निशन स्टार्ट करने के लिए ये देखो भाई वेलकम फीचर देख लो, तगड़ा ये वेलकम फीचर दे के रखा है। सबसे मस्त चीज़ यहाँ पे देख लो भाई, इनके ओडोमीटर में देख लो भाई, 52,956, 53,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। तो ओनरशिप रिव्यू तो भाई से ही लेंगे, ये तो मैं डिसाइड करके आया था जब आया इधर। रमनजीत भाई पहले बताओ हमें कि ये जो गाड़ी जब लिया आपने, तो पहले क्या सोच रहे थे कि आप ये गाड़ी ही लेना है या फिर और दूसरा कुछ गाड़ी देख रहे थे, ऐसा क्या था? पहले तो माइंड में था एज यूजुअल जैसे सबका होता है कि टोयोटा फॉर्च्यूनर लेना है, और मैं बुकिंग भी कर लिया था। तो भाई अपने फॉर्च्यूनर के फैन थे भाई पहले, ये देख लो। फॉर्च्यूनर से इधर आए, मतलब स्कॉर्पियन में, मतलब वो देखना पड़ेगा क्यों आए, क्योंकि घर पे फिर एक इनोवा क्रिस्टा भी है,
तो फिर एक टोयोटा का सर्विस वगैरह स्टैंडर्ड वगैरह सब सही था, इसलिए फॉर्च्यूनर माइंड में था। लेकिन उसके बाद जब महिंद्रा ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, उसके बाद फिर उन्होंने इनविटेशन भी दिया कि आप आइए देखिए, क्योंकि घर पे वो पुराना वाला भी स्कॉर्पियो क्लासिक कभी कभी काम के लिए यूज़ होता था। तो फिर वो लोग अपने डेटाबेस करके उसको कॉलिंग करके बुलाए, फिर हम लोग गए वहाँ पे, फिर एक बार ड्राइव लिया और फिर जब इंटीरियर्स देखा, ड्राइव क्वालिटी देखा और सस्पेंशन देखा, देन ट्रस्ट मी फॉर्च्यूनर से और बेटर लगा। मतलब नो हेट फॉर फॉर्च्यूनर फैंस, बिकॉज मैं भी फॉर्च्यूनर का फैन हूँ, बट फॉर्च्यूनर फैन बेस बहुत बढ़िया है भाई। मेरे को भी हेट मिलती है, मैं जब बोलता हूँ कि XUV700 फॉर्च्यूनर को पीछे छोड़ देगी, वो हर कोई बोलता है कि ठीक है पीछे छोड़ देगी, पर एक फॉर्च्यूनर इज फॉर्च्यूनर। भाई हम लोग भी ऐसे बोलते हैं कि फॉर्च्यूनर इज फॉर्च्यूनर, वी आर द कार गाइज, राइट। सो हमको पसंद है भाई फॉर्च्यूनर, सबको पसंद है, सबका हेड ड्रीम की फॉर्च्यूनर ही लेंगे कभी ना कभी, ऐसा नहीं है। पर ऐसा था कि अपने को बजट भी देखना था और परफॉर्मेंस भी देखना था और हमारे हिसाब से अभी क्या सूट करता है वो भी देखना था। तो इसलिए भाई मैंने XUV लिया है और भाई ने स्कॉर्पियो एन लिया है। ठीक है, पहले बता दो क्या क्या फीचर है पहले इसमें। पहले देखिए, बेस्ट चीज ये है कि इसमें ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स दिए हैं, आपका TPMS भी है, ये टॉप मॉडल में TPMS भी आता है, टायर डायरेक्शंस भी दिखाते हैं, AC बहुत ही पावरफुल है। जब आप बैठोगे यहाँ पे तो आपको प्रॉपर SUV वाला लाइड्रॉन फ्रेम वाला प्रॉपर दिखता है। मेरा सनरूफ का ऐसे कुछ यूसेज नहीं है, बट फिर भी ये मॉडल में ये सनरूफ भी छोटा सा आता है। छोटा सनरूफ दे दिया। सनरूफ देखो भाई, सनरूफ इंडिया में क्या ही काम करना, ज्यादा देखो XUV में पूरा पैनोरामिक दे के रखा है, पर क्या है पता है कि मैं तो बहुत ही कम यूज करता हूँ। जब बारिश में निकल जाता हूँ कभी कभी तो ऐसे खोल देता हूँ थोड़ा मजे के लिए, वीडियो बनाने के लिए, पर है नहीं भाई ज्यादा काम, और उससे ज्यादा गर्मी आती है ऊपर ये पतला सा सीट लगा रहता है और इस सीट की वजह से ज्यादा गर्मी अंदर आती है। पर ऐसा कौन सा फीचर है भाई जो कि लगा कि यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि दिया नहीं था? तो IRVMs है, ये तो भाई मैनुअल है, तो जैसे हम जैसे ट्रैवलर्स को चुभता है रात को जब भी गाड़ी वगैरह कुछ पीछे से आ जाता है, तो फिर से उसको एडजस्ट करो। जब आप एक 25 से 30 लाख का गाड़ी लेंगे तो आजकल ये सब तो बेसिक हो जाता है, क्योंकि 10-12 लाख के गाड़ियों में भी अभी ये आना चालू हो गया है। इसका जो लग्जरी वेरिएंट में सोनी का जो स्पीकर्स दिए हैं, आई थिंक इट्स ऑसम। प्रैक्टिकलिटी है, क्लैरिटी है, बेस भी देखने जाओगे तो बहुत ही बढ़िया है, तो म्यूजिक बहुत ही तगड़ा लगेगा। इसका UI भी अगर देखने जाएंगे ना, ये बहुत ही बढ़िया है। मतलब मे बी स्क्रीन साइज थोड़ा छोटा है XUV के कंपैरिजन, बट अगर देखने जाएंगे टच सेंसिटिविटी बहुत ही सही है। एक वेंटिलेटेड सीट टॉप मॉडल में, जो कि होना चाहिए था। अभी आ गया नया वाला मॉडल, अभी तो नए वाले मॉडल में देखो भाई वेंटिलेटेड सीट दे दिया, ADAS दे दिया, ऑटो IRVM दे दिया, भाई सब कुछ दे दिया। पर ये तो हमारे लिए थोड़ा, हमको थोड़ा ये लगा कि हमारे साथ नाइंसाफी हो गई, क्योंकि भाई एक्चुअली फर्स्ट लॉट का गाड़ी है, फर्स्ट लॉट का गाड़ी, जो कि पहले बताया भाई इंट्रोडक्शन में कि ये फर्स्ट लॉट में मिला था, 25,000 के अंदर बुकिंग्स में आ गई थी, इंट्रोडक्टरी प्राइस में मिल गई थी। भाई बहुत लकी निकले, वो तो अलग चीज है। एक्चुअली मुझे 4x4 लेना था और एक चीज, लेकिन 4x4 मुझे बहुत लेट हो रहा था, क्योंकि ऑलरेडी 7-8 महीना हो गया था। मैंने महिंद्रा वालों को बोला अगर आप ये नहीं देंगे फिर मैं टोयोटा पे स्विच हो जाऊंगा, आप मुझे कैसे भी करके 2 दिन में कीजिए। सही किया तो कैसे भी करके उन्होंने दिया, लेकिन 4x4 वाला मुझे नहीं मिला। उन्होंने बोला कि सर 4x4 वाला रेड कलर में है, और मुझे ब्लैक ही चाहिए था। स्कॉर्पियो लोग हो गए, जो रगेड लोग हो गए, वो लोग लेते हैं थोड़ा सा मैनुअल, तो आप ऑटोमेटिक में क्यों आए? एक्चुअली क्या है कि मुझे लॉन्ग ड्राइव्स में जाना था, उसके साथ मेरा ऑफिस का रेगुलर कम्यूट भी ये होने वाला था। सिटी वाइज बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक देखने जाएंगे तो ऑटोमेटिक फिजिबल लगा। इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट में 18 इंच के अलॉयज आते हैं, आप मैनुअल लेते हैं तो इसका 17 इंचेस का था, और इजी टू ड्राइव होता है। अभी ऑटोमेटिक में क्या कुछ दिक्कत आ रही है, जैसे कि गियर शिफ्ट में कुछ जर्क वगैरह वो फील आती है कुछ, या फिर बहुत ही स्मूथ रहता है? बहुत ही स्मूथ है, गाड़ी तुरंत पकड़ लेता है कि आप हिल्स में जाओ, मड में जाओ, या फिर आप जैसे भी स्पीड पे जिस कंडीशन पे चलाओ, आपका ड्राइविंग जैसे भी है ये पूरा सही पकड़ता है। मैंने भी चलाई है ऑटोमेटिक, ये गाड़ी चलाई है, तो इसमें कुछ पता बिल्कुल नहीं चलता, बहुत स्मूथ ट्रांजिशन होता है, गियर्स तो बिल्कुल ही वो जर्क फील नहीं आती। ठीक है, और भाई ये बताओ कि यहाँ पे और थोड़ा फीचर के वाइज अगर देखेंगे तो ADAS का क्या तुम्हारा मतलब कैसा है आपका, मतलब ADAS का है नीड्स या फिर क्या लगता है? जैसे कि यहाँ पे देखो क्रूज कंट्रोल तो दे रखा है, पर यहाँ पे जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल होता है ना, बहुत काम में आ जाती है। कॉलिजन डिटेक्शन है, वो वाला चीज थोड़ा मिसिंग फील होता है कभी कभी। तो भैया देखिए, ऑनेस्टली बताने जाऊं तो एज ए ट्रैवलर ADAS कभी होता ही नहीं है माइंड में कि एक फीचर हो या फिर मेरा एक पैरामीटर ऑफ सिलेक्शन। कार एंथुसियास्ट जो हम है ना, तो मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि चाहिए बहुत। पर अभी देखो ना, मैं अभी आ रहा था समृद्धि महामार्ग से, तो वहां पे मैंने 1 घंटा पूरा लगा दिया लेन कीप असिस्ट और अपना काम कर रहा था। अराउंड 100-110 मैंने क्रूज मार दिया, क्रूज मार के मैं अपना खुद का काम कर रहा था। तभी मेरे को थोड़ा फील आया कि नहीं भाई यहाँ पे ADAS काम आ सकती है। तो ऐसा कभी
कभी हुआ है कि लॉन्ग ड्राइव जैसे कि कुछ पूरा खाली रोड हो गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा कभी ऐसा हुआ कि नहीं ऑटोमेटिक गाड़ी है भाई, कुछ करना नहीं है, बस क्रूज कंट्रोल लगा दो, लेन की पास लगा पूरा छोड़ दो, वो ऐसा कभी थोड़ा मन में संकोच? क्रूज तो मैं बहुत यूज किया हूँ। हाँ मतलब जैसे आपने बताया कि अगर गाड़ी दे रहा है एज अ पैकेज तो बहुत ही बढ़िया है, बट अगेन मैं फील करता हूँ जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी उतना ज्यादा एरर होने का चांसेस है। कभी ऐसे रिग्रेट वाला फीलिंग नहीं हुआ है, लेकिन अगर आ भी जाता है बेसिक वाला एडास जहाँ पे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो स्पेसिफिकली, तो और बेटर बनाता है लॉन्ग रूट्स पे जहाँ पे रोड्स अच्छे हैं। फिलहाल अभी तो दे दिया है, पर अभी महिंद्रा ने कुछ बोला है कि इसमें एडास कुछ अपग्रेड करेगा पुराने वाले में, ऐसा नहीं है ना? वो तो ये भाई लॉस है हमारे लिए, क्योंकि कि वो अभी भी सेम प्राइस में आता है। कितना लिया था इसका ऑन रोड? मुझे ऑलमोस्ट 27 लाख का आ गया था, जो कि इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग में था। के बाद मुझे लगता है कि 1-1 लाख वो बढ़ गया था, बट उसके ऊपर भी ये था कि वो लोग महिंद्रा वाले ऐसे बोलते हैं ना कि अगर आपको सर गाड़ी लेना है तो आप सारे एक्सेसरीज आपको लगाना पड़ेगा। पहले लॉट में तो भाई लेना ही पड़ता है, अगर तुम्हें जल्दी चाहिए तो बोले कि नहीं ले लो एक्सेसरीज। मैं बोला मेरा तो टॉप मॉडल है, ऑलरेडी सब कुछ है, मुझे सीट कवर वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तो फिर बोल रहे थे कि नहीं सर क्रोम्स वगैरह लगा लीजिए, और मुझे क्रोम्स इतना अच्छा नहीं लगता है। ये पूरा फुल स्टॉक गाड़ी है जो भी आप देख रहे हो। क्या लगता है कि हेडलाइट काफी अच्छा है, थ्रो कैसा है इसका? थिंक वो एक चीज जो मैं रिग्रेट करता हूँ इस गाड़ी के ऊपर, वो हेडलाइट ही है। हेडलाइट का स्प्रेड अच्छा है लेकिन थ्रो बहुत ही खराब है। हाईवे पे जा रहे हो और आप 120-140 के स्पीड पे क्रूज कर रहे हो और वो पूरा सिंगल वे डार्क फॉरेस्ट है, तो उस पे क्या होता है कि इसका थ्रो आई थिंक एज अ एसयूवी एक 120-140 पे जब आप मैनूवर कर रहे हो रात को, तो उसका थ्रो और थोड़ा बेटर होना चाहिए था। मुझे तो ये बिलो एवरेज लगता है। ट्रस्ट मी, महिंद्रा को इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। टॉप मॉडल में इसको चेंज करेंगे, फिर आपको वो वारंटी वगैरह का सीन आ जाता है, तो महिंद्रा पहले से ही वार्निंग दे के रखता है। तो अभी तक तो कुछ भी नहीं चेंज किया है, बट हाँ, इफ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर यू कैन मैनेज। आपका अगर अटेंशन टू डिटेल सही है तो आप मैनेज कर सकते हो। थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं कि पैसेंजर पीछे जो बैठेंगे ना उनके लिए कैसा रहेगा, ये कंफर्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा। देखो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है चढ़ने में अंदर। तो भाई स्कॉर्पियो क्लासिक जो है ना उसके कंपैरिजन में ये तो मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसमें। यहाँ पे देखो भाई ये कितना पैसेंजर फ्रेंडली गाड़ी है। यहाँ पे देखो लोग फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो तो कैसा रहा है आज तक की ट्रैवल में? कुछ दिक्कत आई है बैठने में, कंफर्ट में और लॉन्ग जर्नी में? नहीं, ऐसे अगर देखने जाएंगे तो ये सीट्स पूरा प्रॉपर 3 सीटर है। इसको अगर आप कप होल्डर को उठा दोगे तो ये यहाँ पे आराम से 3 लोग बैठ के जा सकते हैं। हाँ भाई। अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत ही बढ़िया है एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स अगर आप देखने जाएंगे। और आपके पास नी रूम भी पूरा परफेक्ट है, सही है। और एसी भी तगड़ा यहाँ पे लगता है, तो ब्लोअर वगैरह लगता है। और यहाँ पे टाइप सी दिया हुआ है। आगे टाइप सी और यूएसबी है। आगे 2 यूएसबी है। यूएसबी। हाँ, यहाँ सबसे बेस्ट चीज अगर हेडरूम देखने जाएंगे तो यहाँ पे अगर कोई 6 फुट प्लस भी कोई बैठता है, तो जैसे कि मेरा 5'10'11" के आसपास है, सो आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ हेडरेस्ट। और ये सीट्स रिक्लाइन भी होते हैं एक्चुअली। अब देखने जाएंगे तो ये आराम से इसको, अच्छा ये पीछे वाला सीट एक्चुअली उठा हुआ है, तो इसलिए रिक्लाइन नहीं हो रहा है, नहीं तो इसको आप आराम से सो के जा सकते हैं। अच्छा पूरा रिक्लाइन होता है? हाँ, ये पूरा रिक्लाइन होता है। ये तो बहुत सही चीज है भाई। तो ये नॉर्मल वाला है, इसको आप फिर से और रिक्लाइन, इसके और भी बाद जा सकते हैं। अच्छा, वो सीट एक्चुअली ब्लॉक कर रहा है, आराम से सो के जा सकते हो। पैसेंजर सीट्स के लिए, पैसेंजर लोगों के लिए बहुत सही है भाई। पीछे जो बैठेंगे ना बहुत कंफर्टेबली बैठ के जाएंगे। अब सोचिए हम भुवनेश्वर से गैंगटॉक गए थे, मतलब ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर का पूरा राइड किए थे, पूरा फुल फैमिली 5 लोग, तो पूरा कंफर्टेबली गए, कुछ भी जार्क नहीं हुआ, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। ये देख लो भाई, बूट स्पेस, 3rd रो सीटिंग है, वहाँ पे कोई कब बैठा है कभी? बच्चे आराम बच्चों के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी सही है। और इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पे इतनी मिलती है बूट स्पेस, वो 3 बैग, बड़े बड़े बैग और छोटा मोटा बैग 2। 6 सीटर्स परफेक्ट है। इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ पे ये जो जगह ले रहा है वो एक्सयू में थोड़ा क्या होता है कि पूरा फ्लैट हो जाता है, वो उसका जो पीछे वाला रो है वो पूरा फ्लैट हो जाता है, तो ज़्यादा मिलता है अपना बूट स्पेस। यहाँ पे इतना नहीं मिलता। ये तो हो गई अपनी फीचर्स की बात और गाड़ी का मतलब कैसा रहा, क्यों खरीदे थे, वो सब चीज़ें। पर अभी जो मुद्दे की बात है ना वो होता है कि 50,000 किलोमीटर ओनरशिप। ठीक है, अभी पहले देख लो, हम भाई पहले बात करते हैं अपन गाड़ी की टायर्स के बारे में कि टायर्स कैसा था, कैसा टायर्स दिया था और टायर्स कितने दिन गए और चेंज कितना हुआ है, वो सब चीज़ें थोड़ा हमें बता दो। मेरा टायर्स के मामले में थोड़ा पर्सनली लक खराब होता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि महिंद्रा ने गलत टायर्स दिए हैं। कौन सा टायर दिया है अभी? ये MRF Wanderer 18255 वाला है।
अभी ये वाला पूरा परफेक्ट है, चेंज नहीं हुआ है, तो आप इसका कंडीशन देख के मैप कर सकते हैं। तो ये चेंज अगर देखने जाएंगे, हाँ ये 50,000 किलोमीटर प्लस हो गया, पूरा बॉल्ट नहीं हुआ है, टायर नहीं हुआ है, और ये और 5-6-10 हज़ार तक जा सकता है, शोरूम वालों का ये मानना है। तो ये चेंज मतलब ये चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, कौन सा चेंज हुआ है फिर? ये नया डाला गया है। अच्छा, ये वाला नया है, और ये तो सबसे लेटेस्ट, क्योंकि इसमें ये वाला पूरा देख लो भाई, ग्रिप वगैरह सब कुछ है। ठीक है, तो देख लो भाई, 50,000 किलोमीटर में 2 टायर चेंज किया हुआ है, और वो जो 2 टायर उधर चेंज नहीं हुआ है बिल्कुल। 50,000 किलोमीटर देखो, अभी गाड़ी नॉर्मली 30-40 हज़ार के बाद भी लोग चेंज करते, डिपेंड करता है कैसा गाड़ी चलाते हैं, क्या नहीं, कैसा रहता है उनका यूसेज। के आगे वाले टायर थोड़ा ज़्यादा घिसते हैं, बहुत जल्दी घिसते हैं। तो फिर मैकेनिक ने क्या किया, ये वाला टायर ना एक्चुअली आगे था, तो उसने क्या किया कि इसको बदल दिया। अगर आप देखने जाएंगे ये दोनों सेम ही है, बट देखिए इसका थोड़ा लाइफ और है, आराम से 15,000 किलोमीटर के आसपास है। वो वाला अगर आप देखने जाएंगे तो ये मैक्सिमम इसको मैं 5-6 हज़ार के बाद मैं चेंज कर दूंगा, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते फिर। चलो भाई, दिक्कत होता है रेनी सीजन में। ठीक है भाई, टायर्स की तो बात हो गई। अभी बात करते हैं कि देखो टोटल राइड एक्सपीरियंस, टोटल क्या है, सर्विस कॉस्ट कैसा था, सर्विसिंग एक्सपीरियंस कैसा था, वो थोड़ा बात करते हैं। गाड़ी के अंदर बैठ के आवाज़ आएगी अच्छे से। भाई गाड़ी में बैठ जाओ। सब तो हो गई, अभी फीचर्स की बात है, क्या क्या मिसिंग थी, कैसा क्या रहा, पर अभी मेन जो चीज़ है वो बात करते हैं कि 50,000 किलोमीटर सर्विसिंग हो गया, तो कैसा रहा अभी सर्विसिंग का, और टोटल राइड एक्सपीरियंस, कुछ मैकेनिकल ग्लिच या फिर इंजन में कुछ दिक्कत, वो सब चीज़ें अभी बात करते हैं, भाई से जानते हैं क्या क्या हुआ है। पहले बता दो कि अपने को कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस में कोई दिक्कत रहा, कहाँ पे थोड़ा सा कुछ ऐसा लगा कि नहीं ये मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ कभी लगा है? 50,000 किलोमीटर चला लिया भाई, 50,000 किलोमीटर मतलब खुद से ही चलाया मोस्टली, 90% मैंने ही ड्राइव किया है। अगर आप राइड क्वालिटी के बारे में बताएंगे, मेन चीज़ ये होता है कि पावर एंड पिकअप और ब्रेकिंग, उसके अलावा सस्पेंशन, तो ये 3 चीज़ें ये गाड़ी में परफेक्ट है। अगर आप देखने जाएंगे, कभी मुझे नहीं लगा कि यार गाड़ी में थोड़ा और ज़्यादा पावर होना चाहिए, मतलब तुरंत ही इसका स्पीड पकड़ता है। अगर आप देखने जाएंगे, इसका जिप जैप जूम 3 मोड दिए हैं इसमें, तो सिटी में जिप मोड आप यूज़ करके चला सकते हैं, जैप मोड नॉर्मल हो गया। अगर आप जूम में चलाते हैं, ट्रस्ट में ये गाड़ी मतलब भागता है, मतलब ऐसा है कि घोड़ा बन जाता है फिर इसमें। ब्रेकिंग इसका सॉलिड है, बहुत कॉन्फिडेंस देता है। ट्रस्ट में इसमें लैडरॉन फ्रेम है, तो हाई स्पीड में अगर आप जा रहे हैं, कट मार रहे हैं, तो रिस्की होता ही है। गाड़ी पूरा प्लांटेड है, ऐसे बॉडी रोल 120 के नीचे 0 है। को थोड़ा सा कैबिन नॉइज़ फील होता है, या फिर टायर नॉइज़ ज़्यादा आता है, या फिर थोड़ा सा सस्पेंशन नॉइज़ आता है बम्पी रोड्स पे, तो इसका कुछ क्या सीन है इसका? कैबिन नॉइज़ साइलेंट है। अगर मैं बताना जाऊंगा, जीप के साथ कंपेयर करूंगा तो जीप से थोड़ा ज़्यादा है। टोयोटा के साथ मतलब कंपस या मेरिडियन, ओके। जीप में मुझे लगता है कि कैबिन नॉइज़ बहुत ही कम है, बट टोयोटा के साथ करने जाओगे तो देखो इंजन नॉइज़ इसका बहुत ही बैलेंस्ड है। जबकि इतना पावरफुल इंजन होने के बाद भी जब भी आप रेव करते हो, तो टोयोटा में क्या होता है, इनोवा फॉर्च्यूनर में वो फिर साउंड आता है, उसमें फील भी आता है, मज़ा भी आता है। इसमें थोड़ा बैलेंस्ड है, प्लांटेड है, इतना आपको फिर वो रोर वाला सीन नहीं होता है। महिंद्रा ने जो डीजल में इंजन बना के अभी इतना रिफाइन कर दिया ना, एमहॉक भाई, ये इतना अंदर से पता ही नहीं चलती। अभी यहाँ पे तो गाड़ी इंजन यहाँ पे आइडल खड़ी हुई है, पुरानी गाड़ी में चले जाओगे ना, अंदर आवाज़ आती है, ये ऐसा हिलती रहती है, गियर वगैरह सब हिलता रहता है, वो सब चीज़ें थी। अभी ऐसा लग रहा है कि भाई बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। जो लोग महिंद्रा, मतलब जो लोग महिंद्रा गाड़ी कभी चलाए नहीं, 10 साल हो गया, 5 साल हो गया महिंद्रा गाड़ी कभी चलाए नहीं, और वो लोग जब आ जाते हैं ना, मेरे दोस्त लोग बैठ जाते हैं अंदर, वो पहले पूछते हैं कि पेट्रोल है या डीजल है, क्योंकि उनको बिल्कुल पता ही नहीं चलती, और इतना स्मूथ चलती है। उसके बाद फिर तो बोलते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इतना स्मूथ कैसे बन गया डीजल इंजन। इनका तो 50,000 किलोमीटर चल गया है, कभी कुछ इंजन ने दिक्कत दिया, इंजन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ है कभी? मैं बहुत सारे लॉन्ग राइड्स में गया हूँ, स्लसी रोड्स, रॉकी रोड्स, माउंटेन्स, इंजन में एक भी दिक्कत नहीं आया। रिसेंटली एक्चुअली इसका बैटरी चेंज हुआ है, 2 years 2 months हो गया है। उसका बैटरी डाउन हो गया था, इसलिए बीच में वो स्टार्ट नहीं हुआ, बस वही वाला चेंज हुआ है। बस तो एक रिप्लेसमेंट अगर बोला जाए तो अपने अंदर से, जो कि है बैटरी, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं हुआ है, नहीं मैकेनिकल कुछ भी फॉल्ट नहीं हुआ है, सब कुछ सही है। लेकिन एक चीज है, महिंद्रा पे कंप्लेन भी दिया हूँ, लेकिन इसका कोई चेंज नहीं हुआ है। मुझे पता नहीं है, आप कमेंट्स करके बताइए अगर अदर ओनर्स को भी यही प्रॉब्लम है। सुबह जब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ ऑटोमेटिक वेरिएंट में, और मैं रिवर्स करता हूँ गाड़ी पे,
फिर एक वहाँ से चेसी से या फिर सस्पेंशन से थोड़ा नॉइज आता है। तो जब मैं जाके शोरूम में बताता हूँ, वो बोलते हैं कि हाँ सर ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो आप स्टार्ट कर रहे हो रात के बाद तो थोड़ा बहुत। मैंने बताया यार ये क्या हुआ है यार, ये तो कोई सेंस नहीं बनता है, इसका कुछ मीनिंग नहीं होता है भाई। इसके बारे में भाई कमेंट्स बता दो, जो भी एक चला रहा है स्कॉर्पियो एन, तो बता दो अगर उनका भी सेम इशू है ऑटोमेटिक में। पर ये नहीं होना चाहिए बेसिकली, आई मीन यूजुअली इट शुड नॉट हैपन, बट आप लोग बता दो कमेंट करके, ठीक है। तो एक चीज़ हुआ है बैटरी रिप्लेसमेंट। बैटरी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट क्या था? बैटरी का एक्साइड का देता है, बट एमरॉन का बैटरी ज़्यादा लास्ट करते हैं, उसका वारंटी भी बहुत ज़्यादा है। मैं बैटरी एक्सचेंज करने के बाद मुझे ये एमरॉन वाला बैटरी 10,000 में पड़ा, ठीक है, जिसमें कि ये लोग 3 years प्लस 1 year का एक्स्ट्रा वारंटी भी दे रहे हैं। मतलब टोटल ये लोग ने क्लेम किया कि हम लोग 4 years का वारंटी देने वाले हैं। तो ये अभी रिसेंटली शायद 7-8 दिन हुआ है नया बैटरी डाला गया है, एंड ये लोग बोलते हैं कि इनका एवरेज 2 साल या 3 साल में बैटरी चेंज होता ही होता है। बैटरी सिर्फ एक चेंज हुआ है, बाहर से टायर्स चेंज हुए 50,000 किलोमीटर के अंदर। छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, मैं गाड़ी साइड पे लगाया था, एक ऑटो वाले पूरा नशे में था, होली में आके ठोक दिया, इतना जोर से ठोका कि वो टायर एक्चुअली थोड़ा ब्रस्ट हो गया, उस पर एक चेंज हुआ है। एक मैं सफारी के लिए गया था सिमिलपाल नेशनल पार्क, वहाँ पे रात को जब मैं टर्निंग ले रहा था, एक शार्प टर्न था और वहाँ पे एक पेड़ का ट्रंक था कटा हुआ, जो कि दिखा नहीं, क्योंकि आज मैंने बताया इसमें थोड़ा लाइट कम है। तो फिर क्या हुआ, मैं घुमाते घुमाते क्या हुआ कि वो चीज लग गया था, तो वो वाला चेंज हुआ। नेचुरली अगर देखने जाएंगे, जो टायर्स नेचुरली अभी तक है वो, हाँ, दोनों वो लाइफ शायद और 5-10 हजार आराम से चलेगा। तो ये देख लो भाई, जो टायर्स इसमें देते हैं वो आराम से 60,000 किलोमीटर तक चल जाएगी, अगर आराम से गाड़ी चलाओगे, कहीं पे ठोकोगे नहीं या फिर बर्स्ट नहीं होता है, ज़्यादा कुछ फटता वटता नहीं है, तो फिर तो आराम से 60,000-70,000 किलोमीटर तक खींच के ले सकते हो ये टायर्स को। पर हाँ, मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि हमेशा कि देखो भाई, टायर्स को होने मत दो बॉल्ट पूरा। एटलीस्ट रेनी सीजन में ज़्यादा घूम रहे हो, हाईवेज पे जा रहे हो हाई स्पीड में, तो टायर्स का जो ग्रिप होना वो रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आराम से देख के जल्दी से चेंज कर लो, 5-10 हज़ार किलोमीटर पहले से चेंज कर लो सेफ्टी के लिए, तो अच्छा रहता है वो। सर्विसिंग का बात करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो अभी तो कितना सर्विसिंग हो गया? 5 सर्विसिंग हो चुके हैं इसका, ठीक है। और 5 सर्विसिंग के अलावा कभी ज़रूरत पड़ी कि हम जाएंगे सर्विस सेंटर, आप जाए सर्विस सेंटर में कुछ दिखाने, चेक करने? क्या होता है कि मेरा ये DF जो है, मुझे कभी कभी लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ख़त्म हो जाता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एक बारी में 6 से 7 हज़ार रहता है, ट्रस्ट मी भी मेरा रनिंग बहुत ज़्यादा है इसीलिए। बट ये लोग बोलते हैं कि नहीं 8-10 हज़ार तक, मतलब नेक्स्ट सर्विस तक तो ये रह जाएगा, लेकिन रहता नहीं है प्रैक्टिकली। भाई देखो, ये मुझे ही बोलते हैं कि देखो 1,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट 10% में 1,000 किलोमीटर जाएगा, ऐसा करके तो 10,000 किलोमीटर जाना चाहिए, और पकड़ लो 9,000 किलोमीटर भी जाना चाहिए। पर मुझे भी कभी लगता है कि बहुत जल्दी डिप्लीट होता है ये, और ये भी डिपेंड करता है कि कैसे गाड़ी चला रहे हो। अगर थोड़ा सा खींच के चला रहे हो गाड़ी, AC ज़्यादा चला रहे हो, या फिर ट्रैफिक के अंदर ज़्यादा चला रहे हो ना, तो वो डेफ ज़्यादा गिरती है। 30% के नीचे अगर आ गया ना, तो मेरे हिसाब से जल्दी जाके उसको टॉप ऑफ करवा दो। और इसमें और एक चीज़ बहुत ही बढ़िया है, इसका जो अलर्ट सिस्टम है बहुत ही बढ़िया है। ये पहले से ही डिटेक्ट करके बता देती है कि अगर कुछ दिक्कत है या इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, बता देता है पहले से। का प्रेशर 35 से 1 भी ज़्यादा हो जाता है तो ये हॉर्न मारने लगता है ऑटोमेटिकली। अच्छा। कि महिंद्रा कहाँ से कहाँ तक आ गया है। सर्विसिंग का कॉस्ट कितना आ गया? लास्ट सर्विस 50,000 पे हुआ भाई था। 5th सर्विस का आप देख सकते हैं 17,033 का बिल आया है। ये अभी लास्ट वाला जो सर्विस हुआ था 17,033 का बिल आया है। तो 50,000 किलोमीटर, 50,000 का, हाँ देखो भाई, ये 50,000 किलोमीटर का 17,000 कुछ आया है। क्या क्या चेंज हुआ है इसमें? इसमें आपका एज यूजुअल ब्रेक ऑयल चेंज हुआ है, फिर ये अपना DF डला, AC का फिल्टर चेंज हुआ, फिर ये लोग का AC का एक क्लीनिंग का चीज़ होता है जो कि ऑप्शनल चीज़ है, तो मैंने वो वाला ले लिया था, जिसमें क्या हो रहा है कि ये पूरा AC का फिल्टर के साथ इसको निकाल के, फ्रेम्स वगैरह को निकाल के उसको फिर क्लीनिंग करते हैं फिर से और एक बार, तो इसका थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। फिर ब्रेक पैड दोनों चेंज हुआ, फिर ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, एज यूजुअल यही है। फिर जो उनका लेबर वगैरह था, ब्रेक पैड्स दोनों चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर, ब्रेक पैड्स, हाँ ये चेंज हुआ है। ब्रेक पैड आप कितने किलोमीटर में चेंज किए थे फर्स्ट टाइम? फर्स्ट मेरा ब्रेक पैड आई थिंक 15 से 16 हज़ार किलोमीटर में फ्रंट ब्रेक पैड चेंज हुआ था। जब नया गाड़ी आया तो मैं बहुत राइड्स किया, बहुत सारे रोड्स पे गया,
इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे मेरा थोड़ा जल्दी खत्म हुआ। यूजुअली मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा जाना चाहिए था ब्रेक पैड्स। और एक चीज़ ये है कि मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, ब्रेक पैड्स 2-3 हज़ार या 4,000 किलोमीटर से पहले चेंज कर लेना चाहिए। इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा चेंज किया हूँ। मेरा अभी तक शायद 2 बार फ्रंट ब्रेक पैड और 2 बार रियर ब्रेक पैड चेंज कर दिया हूँ, क्योंकि जब भी ये लोग बोलते हैं कि और 5,000 बाकी है, मैं बोलूँगा फिर से थोड़ी आने वाला हूँ, अब चेंज कर दो। बेस्ट एडवाइस है, क्योंकि देखो मैं भी अपने वीडियो में हमेशा बोलता रहता हूँ भाई, देखो जब गाड़ी लेकर निकलोगे ना लॉन्ग ड्राइव पे, पहले चेक करना अपना टायर्स, सेकंड हो गया ब्रेक पैड्स, ठीक है। ब्रेक्स और टायर्स हमेशा सही रखना भाई। बाकी देखो इलेक्ट्रॉनिक ग्लिच थोड़ा सा आ गया ना, गाड़ी चल जाएगी, पर ब्रेक्स और टायर्स में कुछ दिक्कत आ जाएगी ना, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाईवेज के अलावा और कौन से टेरेन पे गाड़ी को लेके गए हो अभी तक? ये तो 4x4 नहीं है, फिर भी 4x2 है, पर कितना कैपेबल लगता है आपको? मेरे हिसाब से अगर आपको सैंड में चलाना नहीं है, स्नोज को भी अवॉइड करना है, तो ये स्लश स्मार्ट जैसे भी रोड हो, ये पूरा कैपेबल है। कुछ मैं वीडियोस देखा था, जैसे वो अरुण पवार का भी था कि इसका मैनुअल में गियर में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम दिक्कत वगैरह होता है। ऑटोमेटिक में ऐसे कुछ भी नहीं है, पावर तुरंत पकड़ता है, डिटेक्ट कर देता है कि कौन से। भाई अरुण पवार तो देखो भाई, वो महिंद्रा का जब भी गाड़ी लेता है ना, वो हमेशा सबको बोलता है कि भाई ये ले लो, ऑटोमेटिक ही लो। वो महिंद्रा को लेके पहले तो कुछ ना कुछ बोलेगा, उसका तो वही व्यूज वहां से आता है। मेरा तो सनरूफ से कभी लीक नहीं हुआ है अभी तक। भाई सनरूफ से लीक नहीं हुआ, देखो यहाँ पे अभी बारिश भी हो रहा है, देख लो यहाँ पे पूरा रियल टाइम रिव्यू यहाँ पे हो रहा है अपना। स्नो में अगर लेके जाते हैं तो हाँ, आई थिंक स्नो चेन्स विल वर्क, बट हाँ सैंड में अगर आप डिफ्लेट भी करते हो तो 4x4 इज अ मस्ट। बट ओवरऑल मैं इसको दार्जिलिंग के रोड्स में, जो नैरो रोड्स हैं, स्टीफ क्लाइंब है, उस पर चढ़ाया हूँ। कभी भी फील नहीं हुआ है कि गाड़ी का गियर शिफ्टिंग में ऑटोमेटिक है तो ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं, तुरंत पकड़ लेता है किस गियर में डालना चाहिए, आपको पता भी नहीं चलता है। और इसमें आप मैनुअल भी करके चला सकते हो। तभी टोटल अगर हम देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट सर्विसिंग का, अभी डीजल डीएफ वो सब का छोड़ देते हैं, सिर्फ सर्विसिंग कॉस्ट का देखते हैं, तो 50,000 किलोमीटर में 2 साल का ओनरशिप में टोटल कितना खर्चा किया होगा सर्विस सेंटर में से? टाटा का तो एक इमेज ही खराब है कि सर्विस सेंटर में गाड़ी रहती है, पर महिंद्रा का वो सीन नहीं है। वो तो इतना हम जानते हैं कि खर्चा कितना वैसे सर्विसिंग में। अभी तक एवरेज अगर आप देखने जाएंगे, सो मुझे लगता है कि 80,000 to 90,000 का तो हो ही गया है 5 सर्विसेज में। एवरेज अगर आप पकड़ के लेके जाओगे 15,000 से लेके 20,000 तक। रूटीन चेक के हिसाब से लेके जाओगे तो हाँ 60-70,000। अगर आप उसके ऊपर टॉप अप कुछ ज्यादा चीज हो गया, जैसे मैं वाइपर ब्लेड्स वगैरह भी चेंज करता रहता हूँ। वाइपर ब्लेड्स हमेशा चेंज कर लो भाई, क्योंकि देखो बारिश में ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये क्लीन होना चाहिए। और अगर वो वाइपर ब्लेड्स अगर खराब हो गया ना, तो ये स्क्रैच आ सकता है ग्लासेस में भी, वो बहुत और एक ज्यादा बड़ा खर्चा आ जाएगा। फिर ये सब छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए भाई, जो कि भाई यहाँ पे रख रहे हैं, तो इसीलिए देखो 50,000 किलोमीटर के बाद गाड़ी इतनी स्मूथ है, इतनी मस्त कंडीशन में, ठीक है। और भाई ये बताओ कि देखो सर्विस सेंटर में क्या रहता है, सर्विसिंग एक्सपीरियंस बता दो पहले कि महिंद्रा की भाई कि लोग वहाँ पे कैसे हैं, सर्विसिंग अच्छे से करवाते हैं या नहीं करवाते हैं? देखिए मुझे लगता है कि आप सिर्फ उड़ीसा में ही किए, भुवनेश्वर में ही किए हमेशा? हाँ, ठीक है, एक ही डीलरशिप यहाँ पे किया, डीलरशिप में जहाँ से लिए थे वहाँ पे किए हैं। तो एक दिक्कत ये है कि महिंद्रा का सेल्स एक साइड है, सर्विस एक साइड है, बॉडी शॉप एक साइड है। तो मेरे घर से सर्विस करने के लिए मुझे 25 किलोमीटर लेके जाना पड़ता है। सिंस हम लोग पहले भी महिंद्रा कार ओन कर चुके हैं और थोड़ा फ्रेंडली वाइब भी हो गया उनके स्टाफ्स के साथ, अभी तक ऐसे नहीं हुआ है कि मेरा गाड़ी वहाँ पे कभी भी रुका हुआ है। जिस दिन मैं सर्विस के लिए देता हूँ, अपॉइंटमेंट लेता हूँ, सर्विस के लिए देता हूँ, उसी दिन बाय इवनिंग तक या फिर मैक्सिमम 4-5 आवर्स तक वो लोग गाड़ी रिलीज कर देते हैं। बट जब मैं फर्स्ट टाइम इसको लेके गया था, थोड़ा बहुत झगड़ा वगैरह हुआ था मेरा और मेरे पापा और उनके मैनेजर के साथ भी। फिर उसके बाद वो पूरा कॉशियस हो गए। किस चीज का झगड़ा हुआ था? उनका मेन चीज ये होता है कि जब भी कोई नया क्लाइंट आ जाता है इनके लिए, जो इनको जानता नहीं है, तो लोग फिर क्या होता है कि कभी कभी वियर्ड बिहेव कर देते हैं। मतलब वो आपको बिठा देते हैं कि हाँ सर थोड़ा रुकिए, दूसरा गाड़ी चल रहा है। तो सर्विस एडवाइजर्स मेरे हिसाब से गाड़ियाँ जितना है उसके हिसाब से बहुत कम है। महिंद्रा नीड्स टू इंक्रीज दैट। मतलब आप देखिए कि इतना बड़ा सर्विस सेंटर है, उसमें बस 4 ही सर्विस एडवाइजर्स है। हाँ, और ये तो बहुत ये सही बात बोला मैंने। पर देखो थोड़ा ये भी डिपेंड करता है सिटी के ऊपर। सिटी आई मीन आई थिंक इन पुणे मैंने लास्ट सर्विसिंग 10K का सर्विस किया था पुणे में। तो पुणे में क्या था पता है, पुणे में थोड़ा सा वहाँ पे सर्विस सेंटर बड़ा भी था और वहाँ पे एडवाइजर भी काफी थे। एडवाइजर्स बोल देते हैं कि अगर गाड़ी में कुछ इशू, ज्यादा बड़ा इशू नहीं है ना, वो दे देते हैं, एक दिन में रिलीज कर देते हैं आराम से करके सब कुछ। मैक्सिमम आपको 6-7 बजे तक रात तक वो दे देंगे। अगर आप उनको बोलोगे कि वॉशिंग करके लौटाइए,
फिर थोड़ा थोड़ा खिचखिचाते हैं कि वॉशिंग बे बंद हो गया, ये हो गया है। अगेन वो डीलरशिप और डीलरशिप के ऊपर वैरी करता है। ओवरऑल देखने जाएंगे तो मैं बताऊंगा कि टाटा से तो अच्छा है, टोयोटा महिंद्रा से ज्यादा है। किया का गाड़ी मैंने सर्विसिंग बहुत बार किया है, तो किया का तो बहुत ही इजी भाई, आके घर से ले लेते हैं, करके चुपचाप दे देते हैं गाड़ी, उनका कोई दिक्कत नहीं रहता। मैं एक बार वैसे पिक एंड ड्रॉप के लिए बोला था कि मैंने बताया कि आप 500-600 जो भी लेना है आप ले लीजिए, आप आके इसको थोड़ा ड्रॉप करवा दीजिए। तो इनका ये होता है कि सर अभी ड्राइवर अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप थोड़ा आ जाइए। तो थोड़ा महिंद्रा को अपने हॉस्पिटलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अभी जैसे गाड़ी बना रहे हैं तो दे आर अट्रैक्टिंग प्रीमियम कस्टमर्स। वो एक्सपीरियंस थोड़ा खराब हो जाता है अपने के लिए भाई, कस्टमर्स के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस ये खराब हो जाता है कि इतनी महंगी गाड़ी हमने लिया है और आपका जो सर्विस है कि आके हम पैसे दे रहे हैं ज़्यादा, आके यहाँ पे डोर स्टेप यहाँ पे डिलीवरी करना चाहिए, लेके जाओ, आके लाके दे दो, उसके लिए जो एक्स्ट्रा पैसा लेना है वो ले लो। अभी बताओ भाई ये माइलेज का क्या सीन है यहाँ पे, कितना क्या माइलेज निकालती है? अभी देखो 50,000 किलोमीटर में एक अंदाजा आ गया होगा कि ओवरऑल कितना माइलेज निकाल देती है ये, देख ही सकते हो। अभी मीटर में दिखा रहा है 8.8। कैसा एवरेज रहता है हाईवेज पे? एवरेज के हिसाब से अगर आप देखने जाएंगे तो सिटी में मुझे 8 to 9 या फिर ज्यादा से ज्यादा 10 तक आता है, उससे ज्यादा नहीं आता है। मतलब डीजल ऑटोमेटिक का मैं बात बता रहा हूँ, मे बी मैनुअल में आप ज्यादा आता होगा। मैनुअल में 1-2 मैक्सिमम ज्यादा डिफरेंस, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं आएगा। हाँ, और हाईवेज में अगर आप सही से चलाओगे तो ये 13+ तक चले जाता है, 80-90 के अंदर अगर आप चलाओगे। और अगर आप उसको फिर 120-140 के आसपास आप फिर लेके जा रहे हो, फिर 100 क्रॉस कर रहे हो, तो तब भी आपको 11 तक तो दिखा लेता है हाईवे में। आई थिंक मेरा सबसे हाईएस्ट अभी तक 13.5 आया है। 80-90 में क्रूज करके हाईवेज पे जाना इतना बोरिंग रहता है कि भाई वो नहीं होता, हमारे हमसे तो नहीं होता। और इंटीरियर के अगर थोड़ा बात करेंगे ना, अभी 50,000 किलोमीटर चल गई है तो फिर भी मुझे तो इंटीरियर काफ़ी सही लग रही है। अभी ऐसा नहीं लग रहा कि भाई पुराना हो गया, ये हो गया, वेयर एंड टियर कुछ है नहीं। यहाँ पे देखो गियर इसका, देखो वैसे भी तो ऑटोमेटिक में इसमें ज़्यादा काम नहीं है, पर यूजुअली देखो कहाँ पे ज़्यादा काम है, टच वगैरह, यहाँ बटन्स वगैरह कुछ लगा है कि बटन ऐसे वेयर टियर कुछ हुआ है, कुछ उसके लेबल्स निकल गए? नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आप देखने जाएंगे तो वैसे वेयर एंड टियर या फिर कुछ भी डिस्टर्बेंसेस ऑन द सरफेस कुछ भी नहीं हुआ है। ये सॉफ्ट टच भी सही है, सीट्स लेदरेट सीट्स इसका सही है। पियानो ब्लैक में भी अगर देखने जाएंगे इतने स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। बाकी फिर डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कैसे मेंटेन कर रहे हो। हाँ, ये बहुत डिपेंड करता है। तो अच्छे से रखोगे तो फिर बहुत ही बढ़िया जाएगा। ये तो देखो भाई, देखो अंदर से अभी लगती है पूरा, मतलब देखो डिपेंड करता है कि भाई कैसे गाड़ी चला रहे हो। अगर बहुत ज़्यादा देखो अंदर कुछ ऐसे लोग पार्टी वार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ केयर नहीं कर रहे हैं, अंदर का साफ नहीं कर रहे हैं, फिर तो भाई तुम्हारा वारंटी और 20,000 किलोमीटर में ही हो ही जाएगा। पता चल जाएगा कि ये भाई यहाँ से कुछ निकल गया, ये हो गया, वो हो गया। और फिर भाई ये बता दो कि फाइनली अभी आज के डेट में अगर आपके पास 27-28 लाख कुछ होगा तो ये गाड़ी फिर से लोगे या फिर कुछ दूसरा लोगे, या फिर अभी कुछ नया ऑप्शन है आपके पास जो ले सकते हो, या फिर यही ही गाड़ी लोगे? मेरे हिसाब से अगर मेरे पास ये गाड़ी है और मेरे पास 27-28 लाख का बजट है तो मैं थार रॉक्स के लिए नहीं, अगर नहीं है अपन यही बोल रहा हूँ कि भाई गाड़ी नहीं है अभी आज के डेट में 2025 में, अगर आपके पास 27 लाख आ गया, आपके पास गाड़ी नहीं है, प्राइमरी गाड़ी कुछ गाड़ी नहीं है, फर्स्ट गाड़ी आपको लेना है, तो कौन सा गाड़ी लेंगे? तब भी मैं इसी को लूंगा, क्योंकि इसमें तो अभी और भी बढ़िया एड ऑन हो गया, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स हो गया। एडास की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे लगता है कि 25 to 30 लाख के बजट में इतने सारे चीज़ें एट दिस पॉइंट ऑफ प्राइस इज़ ऑसम। लोग बोलेंगे कि सफारी में इससे और ज़्यादा फीचर्स है, बहुत सारे चीज़ें हैं, आ रहा है हैरियर में, सफारी में। टाटा में तो भाई देखो जाना नहीं है, जिनको जाना नहीं है वो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मेरा भी वही सीन है कि देखो टाटा मोनोकॉक भी है ना ये। हाँ। मतलब अगर आपको लैडर ऑन फ्रेम प्रॉपर एसयूवी वाला फील चाहिए, वो चीज भाई इसमें मिलती है। ऊपर से रियर व्हील ड्राइव है, वो फ्रंट व्हील ड्राइव है। हाँ। ओवर सोफिस्टिकेशन चाहिए, कॉस्मेटिक चीजें चाहिए, तो मे बी आप कोई सफारी देख सकता है। लेकिन अगर आप रियल ऑटो इंथुसियास्ट हो तो मेरे हिसाब से एक्सयूवी स्कॉर्पियो एन बैलेंस्ड है, और एक्सयूवी तो इससे थोड़ा और ज़्यादा लग्जरी और सोफिस्टिकेशन हो जाता है। थार रॉक्स भी अभी नो डाउट में देखा था,
बहुत ही सही प्रोडक्ट। तो अभी ये 3 चीज कंसीडर करके फिर से यही गाड़ी लेना है फिर आपको। से यही गाड़ी लेना है क्योंकि ये बीच में आता है। क्योंकि यहाँ पे देखो भाई एडास आ जाता है, अभी तो बहुत सारे लोग इसको ले लेंगे क्योंकि इसमें एडास आ जाता है अभी, और ये वेंटिलेटेड सीट दे रहा है और ये ऑटो एयरवीएम ये सब भी दे रहा है। सो फीचर जितने सारे मिसिंग है ना, महिंद्रा सुनता है और उसको काम कर देता है। मुझे नहीं लगता कि टाटा भाई कुछ सुनता है। टाटा का सर्विस सेंटर अभी भी वैसे बुरा हाल में पड़ा है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई टाटा ने अभी ईवी निकाल दिया, हैरियर ईवी। टाटा का इंजन को लेकर सारे कंप्लेन कर रहे थे और उन्होंने क्या किया कि इंजन ही निकाल दिया, अभी मोटर डाल दिया, बोले कि भाई ईवी ही ले लो तुम लोग, इंजन का कुछ नहीं कर सकते अपन। टाटा फैंस सॉरी। आई वुड टेक अ हैरियर एनी डे इफ दे इम्प्रूव देयर सेल्स आफ्टर सेल्स सर्विसेज, ओके। क्योंकि इतना अच्छा दिखता है ना वो हैरियर, मुझे बहुत सही दिखता है क्योंकि रोड प्रेजेंस भी काफी अच्छी है सफारी की। पर भाई वो सब चीजें नहीं चाहिए ना अपने को, वो सब चीजें 1-2 दिन के लिए अच्छा लगेगा, फोटो ले लोगे, वीडियो ले लोगे, उसके बाद गाड़ी जब चलाओगे ना 1-2 हज़ार किलोमीटर, भाई फिर पता चलता है कि कौन सा गाड़ी अच्छा है। भाई ये बता दो अपने व्यूअर्स को, जो लोग ये कंसिडर कर रहे हैं अभी लेने के लिए स्कॉर्पियो एन, या फिर जो लोग ले चुके हैं अभी 1-2 महीना हुआ है, तो क्या क्या चीजें उनको 1-2 चीजें बता दो उनको कि ये एडवाइस दे दो कि ये ऐसे रखो गाड़ी को, या फिर ऐसे चलाओ, या फिर ये गाड़ी लो। गाड़ी अगर आपका बजट 25 to 30 lakhs के अंदर है, दिस इज अ फन कार टू ड्राइव। बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। टाटा से इसका माइलेज कम देता है, तो एक चीज ये वाला कंसर्न आपको रखना पर भाई है। ये देख लो कि यूसेज के ऊपर देखो, अभी बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि फैमिली गाड़ी चाहिए, तो इनोवा और ये गाड़ी में हम इतना कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इनोवा तो भाई पूरा हो गया, एमपीवी हो गया, वो एमपीवी हो गया, और उसमें देखो पूरा कंफर्ट के लिए, लॉन्ग जर्नी के लिए वो ठीक है, पर वो मजा नहीं था, वो चलाने के लिए ड्राइवर्स गाड़ी नहीं है वो सॉफ्ट ड्रिवन है। हाँ, फैमिली है, 7 लोग हैं, जाना है, तो फिर तो ले ही लो इनोवा क्रिस्टा, वो तो अनडाउटेडली वो उसको ही लेना है। गाड़ी अगर खुद चला रहे हो, मजे ले रहे हो गाड़ी का, ड्राइवर्स थोड़ा सा एंथुसियास्ट हो, कार एंथुसियास्ट, फिर तो तुमको एक्सयूवी या फिर स्कॉर्पियन वो ही चूज करना पड़ता है। हम कंपेयर करेंगे इसका जो सेम सिमिलर है, ये हो गया स्कॉर्पियो एन सफारी हो गया, हैरियर हो गया, या फिर अपना MG हेक्टर हो गया एक, और ये एक्सयूवी हो गया, ये सब चीजें कंपैरिजन में आता है। मुझे लगता है हेक्टर के ऑडियंस पूरा अलग है। हेक्टर का ऑडियंस है कौन भाई, कहाँ पे है वो लोग? वैसा तो किया कैरेंस ले लो, वरना किया अभी देख सकते हो। हाँ, कैरेंस लो, बहुत ज्यादा मिलता है वहाँ पे। कैरेंस में तो पीछे मिल जाता है अपना वेंटिलेटेड सीट, वो पूरा रिक्लाइन होता है, पीछे पूरा बैठ के जो कैप्टन सीट मिल जाता है। वो देखो कंफर्ट के हिसाब से तो हम कंपेयर नहीं कर रहे ना, हम गाड़ी कंपेयर कर रहे हैं ड्राइव, बिकॉज वी आर ड्राइविंग एंथुसियास्ट। भाई को भी गाड़ी चलानी पसंद है भाई, इसलिए चला लिया 52,000। मेरे को गाड़ी चलाना पसंद है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं गाड़ी चलाने के हिसाब से, नॉट फ्रॉम द पैसेंजर जो कि पीछे बैठते हैं। करेक्ट। और पीछे भी इसका ऐसे नहीं है कि कोई डिस्कम्फर्ट है। आई थिंक इन इंडियन मार्केट टोयोटा के बाद अगर कुछ रिलायबल लगता है मुझे महिंद्रा लगता है, क्योंकि मैंने खुद देखा है अपने अपने गाँव में भाई, अभी भी बोलेरो चल रही है, 15 साल 20 साल पुराना बोलेरो चल रहा है अभी भी। बिल्कुल कोई कोई दिक्कत नहीं है, उसकी इंजन चलती रहती है, और अभी वो सेम इंजन को और रिफाइन करके इस गाड़ी में दिया है, तो हमें नहीं लगता है कि कुछ इशू आएगा। और उसके ऊपर से ये सब फीचर्स दे दिया, कंफर्ट दे दिया। फाइनल वर्डिक्ट बोलते भाई कि गाड़ी लेना है नहीं लेना है? लेना है 100%। आज के टाइम में अगर आपका बजट 25 to 30 lakhs के अंदर है, और अगर आप एक रेशनल कार एंथुसियास्ट हो, लॉन्ग ड्राइव्स में जाना पसंद करते हो, देन शुड कंसिडर दिस कार एब्सोल्युटली 100%, नो डाउट। छोटा मोटा जो मिस आउट्स है, आई थिंक नो कार इज परफेक्ट। चलो भाई ठीक है, अभी वर्डिक्ट मिल गया, रिव्यू मिल गया, सब कुछ मिल गया। जिनको लेना है स्कॉर्पियो एन भाई अभी ले सकते हो आराम से, ये रिव्यू के बाद आराम से ले सकते हो। हमने पूरा ब्रेक डाउन करके दिखा दिया कैसा कॉस्ट रहता है, सर्विसिंग कॉस्ट कैसा रहता है, क्या नहीं, एवरेज कैसे निकालती है, इशू कौन से चीज़ जो छोटे छोटे फीचर है किस में इशू है किस में इशू नहीं है, तो ये देख लो भाई। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चलो बाय बाय, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू माय ब्रदर फॉर ऑल दिस डिटेल्ड रिव्यू। और एक बार मिलते हैं फिर भाई, जब 1 लाख का हो जाएगा, फिर 1 लाख के बाद और मिलके 1-2 ट्रिप भी करेंगे। अभी आई थिंक हमारा एक व्लॉग भी आने वाला है, अभी मिलके करेंगे। इसका एक POV में बनाऊंगा भाई, स्कॉर्पियो एन का POV बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं, तो इसका POV और मेरा जो XUV वो दोनों का मिलके एक व्लॉग बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यस, बाय।